सभी को नमस्कार। हिंदी के यशस्वी और कालजयी कवि त्रिलोचन पर पिछले 4 दिनों में 3 वक्तव्य मैंने दिए हैं यूट्यूब के इस चैनल पर। आज का यह वक्तव्य भी मैं त्रिलोचन जी को लेकर के प्रस्तुत करूंगा, पर एक दूसरे कवि जो हमारे समय के उल्लेख्य कवि हैं और कम चर्चित हुए हैं, उनसे इसका संबंध होगा, इसलिए उनके संबंध में भी साथ में कुछ चर्चा करूंगा। त्रिलोचन जी ने अपने समकालीन कुछ कवियों पर कविता लिखी है और मैं चर्चा करता रहा हूं कि नागार्जुन पर अनेक सोनेट उनके हैं। विजेंद्र पर उन्होंने एक कविता लिखी है। विजेंद्र हिंदी के अच्छे कवि हैं और जिन हिंदी के साहित्यकारों, समीक्षकों, कवियों के संपर्क का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, उनमें से विजेंद्र भी एक हैं। और विजेंद्र की चर्चा चूंकि त्रिलोचन की कविता के संदर्भ में मैं करने वाला हूं, इसलिए विजेंद्र के संबंध में विजेंद्र यह वे लिखते थे विजयेंद्र। मुझे आरंभ में लगा कि विजयेंद्र यह नाम होगा, विजेंद्र कहीं लिख गया है, पर जब उनके संपर्क में आया, उनकी रचनाएं देखी, उनकी पुस्तकें उन्होंने मुझे स्वयं दी, तो विजयेंद्र यह नाम उनका है। हिंदी काव्य धारा में एक अच्छे कवि के रूप में वे स्मरणीय हैं, पर जाने कम जाते हैं ऐसा मुझे लगता है। ऐसा मुझे इसलिए लगता है कि विजेंद्र से मेरा संपर्क हुआ, मुझसे वे आयु में बड़े हैं, आदरणीय रहे हैं। मेरी पुस्तक संस्कृत कविता की लोक धार्मिक परंपरा छप करके आई थी और विजेंद्र एक पत्रिका निकालते थे, प्रति और उसका नाम, पत्रिका का नाम था। प्रति पत्रिका थी और पत्रिका थी, दोनों एक साथ मिला दी गई तो कृति और यह पत्रिका को नाम दिया गया, जहां तक मुझे स्मरण है। बहुत अच्छी पत्रिका हुआ करती थी, हिंदी की, आकार में छोटी होती थी पर सामग्री बहुत सुचिंतित और सुसंपादित, सुचयनित उसमें रहती थी। विजेंद्र जी ने मुझसे संपर्क किया था कि संस्कृत की परंपराओं के संबंध में आपका लेख चाहिए, और मेरे कुछ लेख उन्होंने छापे थे। अमरुक पर उन्होंने मेरा लेख छापा, इस प्रकार के अन्य कुछ लेख उन्होंने मेरे उसमें प्रकाशित किए थे। उनसे संपर्क था 1985 से, लगभग उनसे संपर्क हुआ, और वे पत्र भी लिखा करते थे और आग्रह करते थे कि मैं जयपुर आऊं तो उनसे अवश्य मिलूं। संयोग से जयपुर जाना हुआ, विजेंद्र जी ने आग्रह किया तो उनके घर जाना हुआ। बहुत सुव्यवस्थित उनका घर और सुरुचिपूर्ण सारे घर में सजावट। यह तो मुझे बाद में पता चला कि विजेंद्र बहुत अच्छे चित्रकार हैं, जब मैंने उनके कुछ चित्र देखे। और विजेंद्र जी ने जो पुस्तकें दी, उनसे मुझे लगा कि वे बहुत अच्छे कवि हैं, समीक्षक भी बहुत अच्छे हैं। सौंदर्य शास्त्र पर उन्होंने मुझे अपनी एक पुस्तक दी थी, उनसे चर्चाएं होती रहीं। बहुत ही सज्जन व्यक्ति भी वे थे, एक मनुष्य के रूप में बहुत शालीन, सुसंस्कृत, बहुत चिंतित रहने वाले अपने अभ्यागत के बारे में। यह मैंने उनको ऐसा पाया, और उनका लेखन देख करके एक बार सागर में तुलसीदास पर संगोष्ठी होने वाली थी। संगोष्ठी मध्य भारती पत्रिका की ओर से आयोजित की जाने वाली थी। मध्य भारती पत्रिका का मैं प्रधान संपादक था। मध्य भारती पत्रिका सागर विश्वविद्यालय की शोध पत्रिका थी, और गोविंद द्विवेदी जो हिंदी के प्राध्यापक, हिंदी के प्रोफेसर हैं, रहे हैं, वे मेरे साथ संपादक मंडल में थे। हम लोगों ने तय किया कि मध्य भारती के मंच से कुछ परिसंवाद संगोष्ठियां भी करेंगे, और उनकी कार्यवाही, उनमें हुई चर्चाओं को लिपिबद्ध करके या तो पत्रिका में हम प्रकाशित करेंगे या पत्रिका की अनुषंग पुस्तिका के रूप में उनका प्रकाशन करेंगे। तो इस क्रम में तुलसीदास पर एक संगोष्ठी का आयोजन मध्य भारती की ओर से किया गया।
और जब नाम किसको बुलाया जाए इस पर चर्चा होने लगी तो मैंने कहा कि विजयेंद्र को बुला लीजिए। तो प्रोफेसर द्विवेदी जी ने कहा कि कौन है, मैं तो नहीं जानता। तो मैंने कहा कि वे अच्छे हिंदी के कवि हैं, समीक्षक हैं और उनकी रुचि इस प्रकार के साहित्य में है। बहरहाल विजेंद्र जी को बुला लिया गया और बाद में गोविंद द्विवेदी जी जो संचालन कर रहे थे उस संगोष्ठी का, विजेंद्र का वक्तव्य, लिखित वक्तव्य प्रस्तुत हो जाने के पश्चात उन्होंने कहा कि सारी संगोष्ठी का यह बीज वक्तव्य हो गया है। यही हम चाहते थे तुलसी के संबंध में, इस दृष्टि से चर्चा का सूत्रपात हो। बहुत ही सुंदर निबंध तुलसी पर्व था। बाद में उस संगोष्ठी की कार्यवाही एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित हुई। आखर अर्थ अलंकृति नाना इस शीर्षक से मध्य भारती की ओर से वह पुस्तिका प्रकाशित की गई। उसमें नंद चतुर्वेदी का बहुत अच्छा लेख है, विजेंद्र का लेख उसमें है और अन्य लेख भी उसमें बहुत अच्छे हैं। यह मेरे कुल विजेंद्र से जो संपर्क रहा उसके बारे में, चूंकि अन्य कहीं मैं इसको नहीं कह पाऊंगा, नहीं लिखने का भी अवसर रहेगा, इसलिए मैंने कह दिया। मेरा त्रिलोचन जी की पुस्तकें उलटते पुलटते हुए इस बात पर ध्यान गया कि एक कविता विजयेंद्र को लेकर त्रिलोचन जी की है और त्रिलोचन के बहुत सारे सोनेट बहुत चर्चित होते हैं। उनकी कविताएं चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती बड़ी अजर अमर कविता मानी गई है और भी उनकी कविताएं हिंदी की सबसे अच्छी कविताओं में शुमार की जानी चाहिए, शुमार की जाती हैं। पर इस कविता की कदाचित चर्चा होती हो ऐसा मुझे नहीं लगा, जबकि यह तो अद्भुत कविता है। इसको जब पढ़ गया मैं, पढ़ने के बाद यह कविता भीतर बस जाती है, झकझोर देती है, कुछ दहलासी भी देती है। ऐसी कविता फिर दूसरी नहीं लिखी होगी त्रिलोचन जी ने, जो विजयेंद्र को लेकर के वो लिख गए हैं। इसमें ऐसा भी लगता है कि एक गप्प है यह पूरी की पूरी। और जैसा मैं त्रिलोचन जी पर कहता रहा हूं कि वो गप्पबाजी बहुत करते थे और सौभाग्य से जिस दृष्टि से मैं कह रहा हूं उसको अमित प्रकाश जी ने बहुत अच्छी तरह से समझा। त्रिलोचन जी पर मेरे 3 वक्तव्य कम देखे सुने गए, पर जिन लोगों को देखना सुनना चाहिए था, मैं चाहता था कि वे देखें सुने, उन लोगों ने इनको देखा और सुना है। उनके लिए मैं त्रिलोचन जी पर फिर भी कभी बोलूंगा, आज भी बोल रहा हूं, भले ही ये लोकप्रिय न हो पाए। अमित प्रकाश सिंह त्रिलोचन जी के छोटे बेटे हैं, पत्रकार हैं और त्रिलोचन जी के अंतिम वर्षों में त्रिलोचन जी की उन्होंने बड़ी सेवा की, साथ रखा अमित प्रकाश और उनकी पत्नी उषा ने। और एक बेटा जो अपने पिता के लिए कर सकता है वह सब उन्होंने किया। बहुत प्रशंसनीय इसके लिए वे हैं हमारे लिए, हम सब के बीच में। ऐसे भी बेटे होते हैं जो गिद्ध दृष्टि लगाए रहते हैं पिता की कमाई पर, और कुछ कमाई उसको होती है तो झपटने आ जाते हैं, झपट लेते हैं। पर अमित प्रकाश और उनकी पत्नी ने ऐसा कोई लोभ नहीं किया और त्रिलोचन जी का बहुत ध्यान रखा उनके अंतिम वर्षों में। उन पर वे आयोजन भी बाद में कराते रहे हैं, मैं उनसे जुड़ा रहा हूँ। अमित प्रकाश जी ने मेरे 2 वक्तव्यों पर अच्छी टिप्पणियां दी हैं। मैंने ये जो कहा था कि त्रिलोचन जी जिस तरह से गप्प बनाते हैं उसको समझने की आवश्यकता है, और अब हम जो उनकी गप्पें सुनते थे हमने कोशिश नहीं की कि वो कहाँ से चल के किस बात को कहाँ से उठा रहे हैं और उनमें कोई बहुत रचनात्मक सूत्र हो सकते थे, ऐसा मैंने कहा है। इस बात पर अमित प्रकाश ने तायीद की है। उन्होंने लिखा है कि मुझे हमेशा यह लगता रहा कि कवि त्रिलोचन जब किसी श्रोता के साथ होते तो सहज बात करते हुए जब साहित्य या हिंदी के क्लासिक कवि जैसे लोक काव्य तुलसी, कबीर या विश्व साहित्य में शेक्सपियर, कालिदास, सार्त्र, फ्रायड आदि का उल्लेख सोदाहरण करते तो शायद यह अपनी विद्वत्ता जताना नहीं बल्कि अपने दिमाग में चल रहे द्वंद्व का प्रस्फुटन होता था, जिसे प्रबुद्ध लोग उनका सठियाना मानते रहे। मैंने नहीं माना है। मैंने देखा है कि
कैसे कवि केदारनाथ सिंह, आलोचक नामवर सिंह और अपने अंतिम समय में डॉक्टर रामविलास शर्मा बड़े तरीके से उन्हें उस विषय पर लाते थे जिस पर बात चल रही थी। तो यह है। और भी उन्होंने कुछ लिखा है, उसको मैं छोड़ता हूँ, लेकिन त्रिलोचन जी के कुछ पहलू जो मैंने अपने वक्तव्यों में उठाए हैं, उसको लेकर के फिर त्रिलोचन जी ने मेरा जो पिछला वक्तव्य अमित जी ने जो मेरा पिछला वक्तव्य है उसको लेकर टिप्पणी की है कि मैंने उनको जो अंतिम वर्षों में देखा तो उनके आधे बिस्तर पर तुलसी निराला और कबीर की पुस्तकें होती थीं और उनके संग्रह में उत्तररामचरित और अभिनवगुप्त का साहित्य रहता था और पिछला पढ़ा हुआ वे फिर से देखते रहते थे। उस पर वे बात भी करते थे, अपने रचना कर्म पर भी वे बात करते थे। यह सब उन्होंने बताया है त्रिलोचन के संदर्भ में। उसको आगे बढ़ाते हुए त्रिलोचन ने जो कविता विजेंद्र पर लिखी है उसकी चर्चा मैं करूंगा और क्यों उस पर बोलना लाजमी मुझे लगा, यह भी आप उसको सुनकर के कदाचित स्वीकार करें कि उस पर चर्चा की जानी चाहिए। विजयन के बारे में कुछ बातें और मैं यहाँ जोड़ूंगा जो मैंने कहा है। राजस्थान की महाविद्यालयीन सेवा में वे रहे, अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, बाद में प्राचार्य हो गए थे और सेवानिवृत्ति के बाद गुड़गांव या गुरुग्राम में रहते थे। कोरोना काल की त्रासदी ने, विभीषिका ने जिन अच्छे भले लोगों को हमारे बीच से उठा लिया, छीन लिया हमसे, उनमें विजेंद्र भी एक हैं और उनके जाने का धक्का मुझे लगा। संपर्क उनसे बना हुआ था, फिर उनके चित्र मुझे जो देखने को मिले तो मैं चमत्कृत हुआ। उनकी कविताएं भी फेसबुक पर पढ़ने को मिलती रहती थी। बहुत सारे कविता संग्रह विजेंद्र के हैं, लगभग 8-10 कविता संग्रह उनके हैं। समीक्षा की भी किताबें उनकी हैं। त्रिलोचन की कविता बिना मिले लौटने की राह में, यह कविता है। इसका कुछ प्रसंग मैं बता देता हूं जो पढ़ कर के मुझे लगा। अन्यत्र तो कहीं त्रिलोचन जी ने इसका प्रसंग बताया नहीं है, उसको खुलासा नहीं किया है। और 10 साल तक जो सागर में वे रहे और उनसे मिलना मेरा होता रहता था, उसमें भी विजेंद्र पर बहुत चर्चा उन्होंने की हो ऐसा मुझे याद नहीं है। इस कविता का बिना मिले लौटने की राह में प्रसंग यह है कि 1970-71 के आसपास भरतपुर में बाढ़ आई और विजेंद्र भरतपुर में रहते थे, वहां के महाविद्यालय में वे प्राचार्य थे। बाढ़ के समाचार कुछ चिंताजनक थे। त्रिलोचन जी को लगा कि जिस मोहल्ले में विजेंद्र रहते हैं उसमें पानी भर गया है, वे चिंतित थे। एक दिन वे चल पड़े, दिल्ली से भरतपुर पहुंच गए। चलते चलते भरतपुर की सड़कों पर चलते चलते वे विजेंद्र के घर तक पहुंच गए। इससे लगता है कि पहले भी जा चुके होंगे। त्रिलोचन जी का स्वभाव था कि जिससे मन मिल जाता था उसके घर चले जाते थे, चाहे जिस शहर में जहां वो रहता हो उसके घर में ठहरते भी थे। नागार्जुन बाबा का भी यह स्वभाव था। इसका हमको लाभ यह मिला कि विजय बहादुर जी के घर विदिशा में बाबा नागार्जुन से कई बार भेंट होती रहती थी, क्योंकि वो महीनों भी पड़े रहते थे उनके घर में कई बार। त्रिलोचन जी संकोची स्वभाव के थे और इतने बेतकल्लुफ तो नहीं होते थे, लेकिन किसी की चिंता उनको हो जरूर रहती थी, अपने इष्ट मित्रों की, अपने स्नेहीजनों की। उसके कारण भी वे मिलने चले आते थे। मेरे घर वो कई बार आते थे। इस कविता को पढ़ करके मुझे चिंता फिर हुई कि बिना मिले तो नहीं कहीं कभी लौट गए त्रिलोचन, घर की तरफ चले हों। और ये बड़ी अद्भुत कविता है इस दृष्टि से। दिल्ली से भरतपुर पहुंच गए, चलते चलते घर तक चले गए और फिर बिना मिले लौट आए, द्वार से ही लौट आए। कुल कविता ही इतनी है और कविता को पढ़ने पर पता चलता है कि क्या त्रिलोचन है।
और क्या विजेंद्र हैं। तो कविता पढ़ूंगा, थोड़ी थोड़ी। लंबी कविता है और पूरी तो नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन बहुत अच्छे अंश इसमें हैं। और फैंटेसी भी हो सकती है, गप भी हो सकती है कि चले हों स्वैर कल्पना में, स्वैर कल्पना में बिना बिना मिले लौट आए हों, यह भी हो सकता है। और त्रिलोचन जी की कई गप्पें अब मुझे याद आती हैं तो लगता है कि किसी बड़ी रचना की पृष्ठभूमि वो बना रहे हैं और हम से बता रहे हैं, बोलते चले जा रहे हैं, हम तो नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए अंत में वो थोड़ा मुस्काते थे कि हम नहीं समझ पाए, ठीक है। लेकिन वे अपनी स्वैर कल्पना गढ़ते रहते थे, पर ऐसा लगता नहीं है कि ये कोरी कल्पना है, और बहुत यथार्थ जैसा सब कुछ लगता है इसमें। और कविता विजेंद्र के नाम से शुरू होती है। विजेंद्र विजेंद्र विजेंद्र। मेरी आवाज 3 बार ठहर कर उठी, और अब आगे देखता हूं, बंद द्वार जैसे का तैसा है, आहट कोई नहीं। द्वार तक पहुंच गए हैं। बहुत जोर से तो बोलते नहीं थे त्रिलोचन, कभी ऊंची आवाज में सुना नहीं। कविता में भी वे बहुत ठहराव के कवि हैं। तो बोलते बोलते तो तन्मय होकर के थोड़ा ऊंचा स्वर उनका जाता होगा, पर पुकारने में भी ऊंचा पुकारेंगे ऐसा नहीं। तो जानबूझ करके ही धीमे से ही आवाज दी है। और द्वार बंद है जैसा का तैसा। हाथ एक बार किवाड़ छूकर हट जाता है। किवाड़ छू रहे हैं, दस्तक देना चाहते हैं, दस्तक भी फिर नहीं दी है। पांव लौट चलते हैं। मार्ग अनसुना लंबा स्वर होकर कहता है, बड़ी जल्दी आ गए। कूट करने वालों को समझ चिन्हा देती है। इसके आगे कुछ ब्रज भाषा के शब्द हैं जो त्रिलोचन करते हैं, देशज शब्द लाते हैं। लौटता हुआ आदमी द्वार से ही लौट गया है, उसकी हकीकत वो इस तरह से प्राचीन शब्दावली लेकर के कुछ बयान करते हैं। फिर कल्पना करते हैं चलते चलते। संभव है विजेंद्र और उषा किसी बात पर आपस में उलझे हों। बच्चियां चुप हैं, माँ जी लेटी होंगी, बर्तन रसोई में बोलते हैं। उषा बोलती नहीं, सोचती हो शायद ऐसा क्यों हो जाया करता है। ऐसे में बेकसूर किवाड़ों को पीटना, सिटकनी बजाना अच्छी बात नहीं है। मैं तो कवि से मिलने गया था जो अब गृहस्थ है। बहुत सरल शब्दों में कविता चलती है, लेकिन ये बड़ी गहरी कविता है, क्योंकि कविता और संसार, कवि और वस्तु जगत के संबंधों पर इसमें जो कटाक्ष किया गया है, वह द्वार पर 3 बार हल्के से आवाज लगाकर इतना सोचते हैं और फिर लौटते हैं। यदि मिलकर हो आता, उषा कविता से और अधिक चिढ़ जाती, वैसे हंसकर कहती, बड़ा आनंद आया। बहुत सारे बारीक संकेत इसमें हैं। घर में कविताएं क्या कभी काम आती हैं? क्या इनसे दाल छोंक सकते हैं? हल्दी का काम क्या इनसे चल सकता है? आखिर कवि आदमी क्यों नहीं होते? किस लिए चढ़ाते हैं अपने को औरों के सिर, कोई चाहे या न चाहे? ये बिना दस्तक दिए लौटने के बाद वे सोचते हैं और फिर कई तरह की और कल्पनाएं करते हैं। यह भी हो सकता है कवि विजेंद्र कविता यह भी हो सकता है कवि विजेंद्र कविता ले बैठे हों। पूरा परिवार फिर तो जानता है ऐसे समय चुप रहना। यह मकान ऐसे ही आज चुप नहीं रहा, औरों के लिए
अक्सर दरवाजे की बाहें खोल दिया करता है, अंदर कर लेता है। ये समझने के ही लिए है। बहुत सारे जो पहले की स्मृतियां इसमें गुथी हुई हैं। विजेंद्र से मिलने पहले जो गए होंगे और जिस तरह से स्वागत हुआ होगा, मुझे भी अनुभव है। और बहुत परवाह करते थे विजेंद्र, और खाने पीने का क्या होगा और क्या लेंगे। राधा वल्लभ जी इसकी जिस तरह से वो चिंता करते थे, यह सब है। तो त्रिलोचन जी तो मुझे लगता है कि उनसे थोड़े सी उम्र में बड़े ही रहे हैं, और दोनों में संबंध भी उस तरह का है। और बहुत शिष्ट रहे हैं, गृहस्थ के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में, और एक अध्यापक के रूप में विजेंद्र। तो यह सब पृष्ठभूमि ध्यान में रखते हुए जो ये कविता में गुण तारा जिसको कहते हैं, अ, एक तरह से वह चलता है। और क्या घर बार विजेंद्र का और क्या कविता उनकी, दोनों के बारीक संकेत इसमें निकलते हैं। बाद में तो फिर भरतपुर की सड़कों पर लौटते हुए त्रिलोचन के भीतर जो कुछ चलता है, गुण तारा, वो इसमें है। जी में संकोच लिए मार्ग फिर पकड़ लिया, और सोचते हैं आज का भरतपुर भी उनको न पहचानता। आज का भरतपुर राज बहादुर को जानता है, कवि विजेंद्र को नहीं। प्रोफेसर विजेंद्र को छात्रों के अलावा कुछ और लोग जानते हैं। कवि विजेंद्र, भरतपुर बाढ़ में डूबा था, जनता सरकारी वक्तव्यों की छाया में छिपी थी, और फिर बाढ़ उतरते हुए बाढ़ के शहर की छवियां हैं। हम लाचार ऐसे हो जाया करते हैं, क्यों कुछ भी नहीं करते। आओ इस प्रगतिवाद को छोड़ें, कविता की बात करें, मानवता की चिंता करें अपने आप। नंगी सुंदरता की चर्चा ही आज का सत्य है, मिलने से क्या मिलता। यह सब भी वे सोचते हैं। घर का आसपास का दृश्य देख करके कुछ आभास हुआ होगा कि चुप्पी घर में छाई है, और कुछ लोग हैं, आवाजें तो हैं, पर ऐसे में जाकर के क्या मिलना होगा, इत्यादि। विपदाओं से घिरी तुम्हारी मुस्कान को शायद मैं इकहरी समझ जाता, केवल अपने लिए। उसका अर्पण किसी अकेले का क्यों होता है। आगे फिर बड़ी बात कह दी है उसके आगे। कवि किसी विपदा पर धाड़ मार कर रोना कविता भी नहीं है। कविता तो होना है, खोना नहीं। यदि हम हैं तो कम हैं कब, इत्यादि है। फिर यह कविता विजेंद्र को लिखा हुआ एक पत्र बन जाती है। पत्र भेजा गया कि नहीं मुझे पता नहीं। अच्छा शेष मिलने पर इसकी अंतिम पंक्ति, अंतिम दो पंक्तियां हैं। कुल मिलाकर यह कविता है जो पिछले वक्तव्यों में त्रिलोचन को लेकर के मैं बात करता रहा हूं, कि वे परंपराओं को समझते हुए और कविता में शोक के श्लोक में समीरण के कवि बन जाते हैं, और भीतर के अनुभवों को पचा करके वे कविता का संसार निर्मित करते हैं। उसमें एक साधारणीकरण की प्रक्रिया घटित होती है। तो यह जो त्रिलोचन ने कहा, विजेंद्र की स्थिति एक व्यक्ति का शोक है, और उस व्यक्ति से मिलना, मिलकर के भी क्या होगा, रस्म अदाई हो जाएगी, इसमें जी नहीं करता है। और जो भावनात्मक रूप से लगाव है वह सबके लिए लगाव हो जाता है। हर विपत्ति के मारे हुए के लिए वह लगाव हो जाता है। तो वह किसी व्यक्ति के लिए धाड़ मार कर रोना नहीं, कविता उससे नहीं होगी। कविता उस शोक का होना, उस शोक से एकाकार होना, और उस शोक का सबका शोक हो जाना,
इसमें हो जाती है इस बात को। त्रिलोचन यहाँ कह रहे हैं, आनंदवर्धन ने वाल्मीकि के मुख से फूटे हुए श्लोक को लेकर कविता की रचना प्रक्रिया को जो स्पष्ट किया है कि मुनि का अपना निजी शोक वह नहीं था। यदि उनका निजी शोक होता तो उससे दुखी होकर के वे भी रोने लगते। श्लोक उनके मुख से न फूटता। इसलिए निजी दुख से रोने में नहीं, बल्कि उस दुख का हो जाना कविता में, उस दुख का सार्वजनीन हो जाना उस अर्थ में, यह प्रक्रिया है। और विजयेंद्र के लिए भी यह चिरस्मरणीय प्रसंग फिर होगा। विजयेंद्र इस कविता के साथ जी रहे हैं, हमारे साथ बने हुए हैं, अपनी कविताओं के द्वारा भी वे बने हुए हैं। लेकिन यह जो कविता लिख दी है त्रिलोचन ने, उसके द्वारा भी विजेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। और त्रिलोचन जनता के कवि यदि हैं, तो उनके लिए यह भी कह सकते हैं कि वे जनता के संघर्षों की बात उस तरह से नहीं करते, वे जनता हो जाते हैं। और यह सच्ची कविता जनता हो जाना उनका होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। इन शब्दों के साथ मैं यह वक्तव्य समाप्त करता हूँ। नमस्कार।